जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले जितने भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े हैं वो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की भी अपनी होती है कि उससे और जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं बनती हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो तकरीबन सब्स्टिट्यूशन से कुछ एक्सपेक्ट्स में मिलता भी होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो टोटली डिफरेंट होती है। मैकेनिज्म में थोड़ा थोड़ा वो मिल सकता है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कि वो कहाँ मिलता है और कहाँ से डिफ़र करता है। तो सबसे पहले जो हमारा हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई चीज़ आके सब्स्टिट्यूट होती है और बॉन्ड बनाती है और तब जाके प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें जो भी चीज़ आके अटैक करेगी वो बॉन्ड नहीं बनाती, वो सिंपली जो भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट होती है उसको बनाने में हेल्प करती है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रिएक्शन है हमारा कि बेस आके अटैक कर रही है, बेस जो है वो हाइड्रोजन लवर है, तो बेस जो है हाइड्रोजन लवर हो, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये जो आपका कार्बन, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और यहाँ के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, कोई भी ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, वो जब यहाँ पे बॉन्ड मूव करेगा हाइड्रोजन का तो ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा और आपकी जो पीछे प्रोडक्ट बन जाएगी वो बनेगी अल्कीन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो सिंपली जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। एक बॉन्ड जो टूटता है, अगर मैं आपको सबस्ट्रेट लिख के दिखाऊं दोबारा, तो जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दो बॉन्ड टूटते हैं। एक तो ये कार्बन और लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटता है और एक ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ये दो बॉन्ड टूटते हैं और इनके टूटने की वजह से जो प्रोडक्ट बनती है वो डबल बॉन्ड भी उसमें हो सकता है प्रोडक्ट में, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसको हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये यहाँ पे जो तीन मैकेनिज्म्स हैं उसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो इस बेस पे हुई है कि ये वाला बॉन्ड पहले टूटा है, कार्बन लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड पहले टूटा है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पहले टूटा है। जो बॉन्ड पहले टूटेगा उस लिहाज से उसका मैकेनिज्म होगा। अब अगर हम E1 मैकेनिज्म देखें तो इसमें सबसे पहले कार्बन लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड पहले टूटता था, ये देखिए। अब SN1 उसमें और E1 यहाँ में ये सिमिलरिटी आ गई है कि दोनों में लिविंग ग्रुप पहले निकलता था और लिविंग ग्रुप जब निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब लिविंग ग्रुप निकल जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो SN1 मैकेनिज्म में भी कार्बोकटाइन बनता था पहले, सबसे पहले, और फिर रिएक्शन जो होता था न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करता था। यहाँ भी सबसे पहले लिविंग ग्रुप बनेगा, निकलेगा और कार्बोकटाइन बनेगा और फिर आके जो है वो बेस अटैक करेगी और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि इसमें मैकेनिज्म का डिफरेंट इज ऑल अबाउट के कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पहले टूट रहा है या कार्बन लिविंग ग्रुप वाला पहले टूट रहा है। अब यहाँ पे कार्बन लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड पहले टूट रहा है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पहले टूट रहा है, और E2 मैकेनिज्म में दोनों बॉन्ड ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टूटते हैं। तो इस ऑल अबाउट डिफरेंस कि कौन सा बॉन्ड पहले टूट रहा है या वो इकट्ठे टूट रहे हैं, इसकी बेस पे हमने इसके तीन मैकेनिज्म बना दिए हैं। तो E1 मैकेनिज्म में SN1 मैकेनिज्म की तरह सबसे पहले कार्बोकटाइन बनेगा, कार्बन लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटने की वजह से। कार्बोकटाइन जब बढ़ेगा तो यहाँ से आके बेस जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और दोबारा इस बेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो कार्बोकटाइन बनती है, फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ये वाला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, बेस इन्वॉल्व नहीं होती, बेस जो है बाद में आके अटैक करती है। जस्ट सेम लाइक SN1 मैकेनिज्म, उसमें भी न्यूक्लियोफाइल बाद में आके अटैक करता है कार्बोकटाइन बनने के बाद में, ठीक है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो स्टेप इन्वॉल्व होता है वो सिर्फ ये अकेला सबस्ट्रेट जो है अपना लिविंग ग्रुप निकाल के कार्बोकटाइन बनाता है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है। बेस जो है बाद में आके अटैक करेगी, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और उसको हम E1 मैकेनिज्म बोलते हैं। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स वाई ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा।
उसके बाद ये सेम एज SN1 मैकेनिज्म की तरह सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में जाके फ़र्क आ जाता है। ऑफ कोर्स इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें बेस जो है हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों में डिफर हो जाएगी ना, इसमें ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक नहीं कर रहा होता। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, और बेस जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में इस वाली बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। बीटा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो कि अल्फा कार्बन वाली, ये अल्फा और बीटा का मैं आपको कंसेप्ट बाद में बताती हूँ, ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये देखना है कि आपकी वैसे तो कार्बोकैटायन बनने का और वो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन जब बेस आके अटैक करती है सेकंड स्टेप में, या फिर सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, तो ऑफ कोर्स जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन में अलग होगी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे आके अटैक कर रहा है, और जो एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होगी वो डिफर होगी, क्योंकि उसमें बेस जो है हाइड्रोजन पे आके अटैक कर रहा है, इस पे अटैक नहीं करता। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप मेरे वो लेक्चर ज़रूर जाके देखिएगा, अगर आपने ज़्यादा अच्छे डिटेल में कंपेयर करना है और देखना है। तो सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थी वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करवाती थी, इसी तरह इवन मैकेनिज्म में जो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी? सॉल्वेंट जो है हम यूज़ कर लें जो उसको सराउंड कर रहे, आयन सॉल्वेटिंग इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कार्बोकैटायन की। और टर्शरी जो है, अगर हम टर्शरी सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। टर्शरी आपकी इसका क्या मतलब है? टर्शरी का मतलब ये है कि इस तरह का अगर आपका ग्रुप है, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्राउडिंग है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो बाहर से आके इसको अटैक ही नहीं कर सकता। जस्ट सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये स्टेबल होता है। इसको डिफरेंट तरीक़ों से जितनी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही E1 मैकेनिज्म जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को ये राइज करता है डिपेंडिंग अपॉन के इट्स डिपेंड अपॉन कि कितने जो है वो कार्बन जो है वो उससे हाइड्रोजन जो हमारी रिमूव हो सकती है। मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के बताऊं, तो ये आपकी कार्बोकैटायन है प्रेजेंट, ये हाइड्रोजन है आपका, ये मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी अल्फा बीटा हाइड्रोजन और कार्बन्स का। अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप निकलने के बाद प्लस चार्ज आता है, वो अल्फा कार्बन होती है। और उस कार्बन के साथ जितनी भी कार्बन्स होंगी, ये वाली कार्बन लगा लें, ये वाली कार्बन लगा लें, ये तो उसके ब्रांचिंग में आ जाता है ना, तो उसके साथ जो है जितनी भी कार्बन्स होंगी उसके नेबरहुड में वो सारी बीटा कार्बन होगी। ये अल्फा कार्बन है जिससे पॉजिटिव चार्ज आया और जिससे लिविंग ग्रुप निकला है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं वो भी बीटा हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो जितनी बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, जितने बीटा कार्बन नेबरिंग ग्रुप में कार्बन्स केटाइन वाली कार्बन के मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन के साथ ज़्यादा होंगी, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स बनने की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है बेस को अटैक करने के बाद, तो प्रोडक्ट इस साइड की बनेगी, ठीक है, डबल बॉन्ड इस साइड का बनेगा। और अगर यहाँ से रिमूव होती है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, अगर ये वाली हाइड्रोजन रिमूव होगी तो आपकी प्रोडक्ट होगी इस तरह से, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और अगर ये रिमूव नहीं होती, ये वाली रिमूव होती है, तो आपकी प्रोडक्ट ये वाली बनेगी। तो दो पॉसिबिलिटीज है, ये वाला हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ ये वाली प्रोडक्ट बनेगी या ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज जो है दोनों प्रोडक्ट इसमें बनेगी, इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन में, एक प्रोडक्ट कम होगी। तो जितने बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हों, जितने बीटा कार्बन ज़्यादा हों, उतनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो हैं वो बढ़ जाती हैं।
उसकी लेकिन वो डिपेंड करता है उसके बाद में कि वो कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी। एक जो है वो ज़्यादा होती है, एक कम होती है प्रोडक्ट। अब उसके बाद जो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे E1CB मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मैंने बात पहले बताई ये सिंगल स्टेप नहीं है, इट्स सिंगल स्टेप, एक्चुअली इट्स नॉट सिंगल स्टेप, और ये सेकंड ऑर्डर भी है। ये जो है वो सिंगल स्टेप नहीं था, इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेप से इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन वो यूनिमॉलिक्यूलर था, ठीक है। ये है तो सिंगल स्टेप, इसमें भी एक या एक से ज़्यादा जो है वो स्टेप इन्वॉल्व हैं। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोइनाइन पहले बनता है, और फिर सेकंड स्टेप में इसमें प्रोडक्ट बनती है। इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। दोनों में 2 या 3 से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर फर्स्ट है और इसका ऑर्डर सेकंड है। वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि मैंने कहा था कि उसमें कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड पहले टूटता है E1 मैकेनिज्म में, और इसमें आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो पहले टूटेगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो बेस जब अटैक करेगी ये पहले टूटेगा, और ये टूट के बेस के ऊपर अटैक करेगी। ये यहाँ पे आपका जो नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो पहले हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बन रहा था, और यहाँ पे हमारा कार्बोइनाइन बन रहा है नेगेटिवली चार्ज। इसमें ये वाला बॉन्ड पहले नहीं टूट रहा, पहले यहाँ ये वाला बॉन्ड पहले टूट रहा था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है। टूटने की वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, कार्बोइनाइन बनेगा, ठीक है। कार्बोनाइन जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बनता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर तब था कार्बोकेटाइन अपने आप बन जाता था, कोई चीज़ बाहर से आके अटैक नहीं करती थी, लिविंग ग्रुप निकल जाता था और वही एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता था। लेकिन यहाँ पे कार्बोइनाइन को बनाने के लिए जो दूसरा मॉलिक्यूल भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है वो है बेस। बेस भी है, एक इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक इसकी मॉलिक्यूलरिटी, तो ये रिएक्शन होगा सेकंड ऑर्डर, चाहे ये 2 स्टेप्स में हो रहा है बिल्कुल E1 मैकेनिज्म की तरह, लेकिन इसमें ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर होगा, इसमें ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कार्बोइनाइन को बना रहे हैं, और जबकि उस मैकेनिज्म में एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में होता था और उसके कोई भी चीज़ बाहर से अटैक करवाने के बगैर ही कार्बोकेटाइन बन जाता था, ठीक है। इसमें जो ये प्रोसेस है, ये जो कार्बो इनाइन बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट और रिवर्सिबल है। उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्लो था, कार्बोकेटाइन स्लो बनती थी। वैसे तो स्लो ही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म में फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, क्योंकि कार्बोइनाइन बनने का प्रोसेस जो है असल में तो कार्बोइनाइन ही आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगी ना, तो वो प्रोसेस फास्ट और रिवर्सिबल है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। अगर अब इसकी एक रिक्वायरमेंट भी है कि ये होता क्यों है, ये तब होता है जब कार्बोइनाइन जो है वो स्टेबल हो रहा हो बनने के बाद। यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्यों बनता था E1 मैकेनिज्म में, क्योंकि वो बनने के बाद स्टेबल होता था, सॉल्वेंट की वजह से स्टेबल होता था, अपनी स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबल होता था, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर होता था। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रेट को कार्बोइनाइन बनाने की तरफ पुश कर रही है और E1CB मैकेनिज्म को प्रोसीड करवा रही है, वो चीज़ है कि इसमें भी कार्बोइनाइन जो है इसके साथ इस तरह का कोई ग्रुप अटैच होता है जो कार्बोइनाइन को स्टेबल करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, और वो क्या है फिनाइल ग्रुप, या इस तरह का कोई और ग्रुप। फिनाइल सल्फर ऑक्साइड हो सकता है, फिनाइल जो है ऑक्साइड हो सकता है, फिनाइल सेलेनियम ऑक्साइड हो सकता है, मिथाइल ऑक्साइड हो सकता है। कोई भी ग्रुप ऐसा अटैच हो जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ये देखिए यहाँ से ये ब्रोमीन ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को अटैक किया, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, फिनाइल मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है और यहाँ बेंजीन बनाई हुई है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा बॉन्ड टूटने की वजह से, वो इस सारी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज सारी रिंग में डीलोकलाइज करेगा तो जो आपका कार्बोइनाइन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव चार्ज खत्म नहीं हो सकता, डीलोकलाइज करता करता दोबारा इस कार्बन पे आ जाएगा। तो खत्म कैसे होगा, अगर वो वहीं पे रहता, कोई और चीज़ आके उधर अटैक कर देती, मतलब ये किसी चीज़ पे अटैक कर देता, नेगेटिव तो अटैक करता है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, कार्बोइनाइन जो बनेगा वो स्टेबल रहेगा,
डीलोकलाइजेशन की वजह से उसके साथ जो ग्रुप है वो इस तरह का है। तो इस ग्रुप की वजह से कार्बन आयन स्टेबल होता है और हमारा इवन सी बी मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। अगर यहाँ ये ग्रुप ना होता या इस तरह का कोई और ग्रुप ना होता तो ये मैकेनिज्म कभी भी प्रोसीड नहीं करता। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है, ये ग्रुप जो होता है इसकी एसिडिटी को भी बढ़ाता है। जो कार्बन हाइड्रोजन की एसिडिटी है उसको बढ़ाता है, क्योंकि ये जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये वाला बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होगा इसमें डीलोकलाइजेशन होगी तो वो पुश करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। जब वो किसी चीज़ को स्टेबल कर रहा है वो इसको यकीन दिला रहा है कि तुम्हारा जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो स्टेबल होगी, तो हमारी यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करती हैं। तो ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ये इसको अश्योर करवाता है हाइड्रोजन को कि तुम निकल जाओगे, इसकी एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन निकलना, कि ये तुम निकल जाओगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगी, जो भी एनाइन बनेगा कार्बो एनाइन वो स्टेबल होगा, तो उसकी एसिडिटी को वो इंक्रीज करता है वो ग्रुप। ठीक है, उसके बाद E2 मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन का ये है मैकेनिज्म्स हैं। इसमें एक स्टेप में सारा कुछ होता है, इसमें मतलब लिविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में निकलता है और आपका जो हाइड्रोजन वाला है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसी स्टेप में टूटता है और कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड भी उसी स्टेप में टूटता है, यानी सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये फास्ट स्टेप होता है और इसके ऊपर जो क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ सबस्ट्रेट है, साथ ही लिविंग ग्रुप लगा होता है, साथ ही आपकी बेस आके अटैक हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जो दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये ऑर्डर सेकंड होता है क्योंकि इसमें जो आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और उसी स्टेप में बेस इन्वॉल्व है, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जस्ट लाइक आपके E1CB मैकेनिज्म की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बोकटाइन और कार्बो एनाइन नहीं बनता, ये इसका डिफरेंस है। लेकिन वैसे ये सेकंड ऑर्डर है कि इसी में बेस इन्वॉल्व है, इसी में सबस्ट्रेट जो है अपने लिविंग ग्रुप के साथ प्रेजेंट है। तो सेम टाइम पे ये आके इधर इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड जो है मतलब जो भी रिएक्शन हम पहले प्रोसीड करवा रहे थे इसमें जो होता है सबस्ट्रेट वो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है। तो अगर हम प्राइमरी सबस्ट्रेट देखें, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर हम ले लें तो ये बेस आके जो है इस वाली हाइड्रोजन को ले जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे मूव करेगी और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। सारा स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में सारा कुछ हो रहा है, बेस जो है हाइड्रोजन उसी स्टेप में लेके जा रही है और लिविंग ग्रुप भी उसी में निकल रहा है और डबल बॉन्ड भी उसी में बन रहा है। और इसमें जो होता है वो ट्रांस जो आइसोमर्स होता है ना, जिसमें बीटा हाइड्रोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पे और लिविंग ग्रुप नीचे वाली साइड पे। ट्रांस का मतलब ये होता है कि लिविंग ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं इसका मतलब ये होता है हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे है और आपका लिविंग ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, तो ये ट्रांस अरेंजमेंट हो जाती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो 50% जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है इससे आइसोमर की निस्बत। ठीक है, तो ये आग इसको अटैक करेगा और इसकी प्रोडक्ट बना देगा। इसमें भी मोर देन वन जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं प्रोडक्ट बनने की, डिपेंडिंग अपॉन के जितने इसमें भी बीटा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही बीटा कार्बन्स होंगे, उतने ही बीटा हाइड्रोजन्स होंगे और उतनी ही उसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, सेम लाइक E1 मैकेनिज्म्स के। लेकिन E1 मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन की स्टेबल होने की मतलब कार्बोकटाइन की रीअरेंजमेंट की वजह से भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो इन दोनों में ही एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा डिटेल में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।